जेई एडवांस के अंदर केमिस्ट्री में टफेस्ट क्वेश्चन का मतलब समझते हो, यानी कि चैप्टर हो आपका फिजिकल केमिस्ट्री का, भौतिक रसायन का। उसमें भी आपके पास जो क्वेश्चन है वो न्यूमेरिकल ना है, बल्कि है कॉन्सेप्चुअल, प्योर कॉन्सेप्ट वाला। और सिंगल करेक्ट क्वेश्चन ना, बल्कि वो मल्टीपल सेलेक्ट से ज़्यादा आंसर सही हो जाए। तो ऐसे में क्वेश्चन का लेवल बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। बहुत कम बच्चे ऐसे क्वेश्चन को सही कर पाते हैं। जी हाँ बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ये आया था हमारे जेई एडवांस 2017 के अंदर, और जिन बच्चों ने इसको सही किया था उनकी टॉप 100 के अंदर रैंक आई थी। तो मैं हूं आपका भास्कर भैया और आप सभी का स्वागत है आईआईटी जेईई रैंक प्लस हिंदी मीडियम पे। जिस चैप्टर की मैं बात कर रहा हूं वो है आपका एक फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर, केमिकल काइनेटिक्स, यानी कि रासायनिक बलगतिकी। और टॉपिक है हमारा संगत सिद्धांत, प्योर थियोरेटिकल और बहुत ही शानदार टॉपिक। तो चलिए इसका क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है, क्वेश्चन ये आया था कि एक द्वि आणविक अभिक्रिया दी हुई है जिसमें त्रिविम या प्रायिकता कारक P को प्रयोगात्मक रूप से 4.5 निर्धारित किया गया। यानी आपको यह बोला कि कोई भी एक द्वि आणविक अभिक्रिया हो रही है जिसके लिए P की वैल्यू, प्रायिकता कारक की वैल्यू आपको दी हुई है 4.5। अब ऐसे में आपको बताना पड़ेगा कि यहाँ पर कौन कौन से कथन सही हैं या कौन से गलत हैं। तो हमें बेसिकली सही कथनों के बारे में हमें बताना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि एक से ज़्यादा आंसर सही हो सकते हैं तो आपको पूरी डिटेल नॉलेज इसकी होनी चाहिए। तो चलिए पहले तो हम थोड़ा नॉलेज इकट्ठी कर लेते हैं कि इसके अंदर एग्जैक्टली क्या बात है बताई जानी है, प्रायिकता कारक होता क्या, और फिर हम इस सभी को करके देखेंगे। चलिए, तो देखो सबसे पहले एक बहुत ही सिंपल सी बात मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि आपको पता है कोई भी अभिक्रिया अगर होने वाली है ना, तो अभिक्रिया की जो दर होती है, अगर हम उसकी बात करें तो आप क्या जानते हो, वेग नियम के अनुसार हम जानते हैं कि अभिक्रिया की जो दर होती है या जो वेग नियम लिखा जाता है वो कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है ना, कि दर क्या होता है k इंटू अभिकारक की सांद्रता और n ऊपर संख्या आती है जो कि उसकी कोटि कही जाती है। बहुत ही सिंपल बात अगर हम करें तो, है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर असल में आप पूछा जाए आपसे कि दर किन किन बातों पर निर्भर करती है, तो दर कायदे से दो बातों पर निर्भर करती है। एक तो होता है मेरे अभिकारक की सांद्रता पर, जो बेसिकली हम जानते हैं, लेकिन उसमें कंडीशन आती है। क्या कंडीशन ये आती है कि तापमान जो है वो पूरी अभिक्रिया के दौरान आपका स्थिर होना चाहिए, और यानी कि दर स्थिरांक वो क्या आपका कांस्टेंट होना चाहिए। सिंपल सी ये चीज़। और दूसरी बात क्या, वो आपके दर स्थिरांक पर भी निर्भर करती है, लेकिन अगर आपका सांद्रता अगर आपके स्थिर फिर वहाँ पे होनी चाहिए। यानी कि पहली चीज़ तो हमें तो समझने की जरूरत है कि दर निर्भर किस बातों पे करती है। तो दर असल में आपके दो बातों पर निर्भर करती है, एक अभिकारक की सांद्रता पे और दूसरा दर स्थिरांक पर भी निर्भर करती है। बशर्ते दर स्थिरांक पर निर्भरता तब आती है जब सांद्रता आपकी निर्भर हो, आपके मतलब स्थिर हो, और ऐसे में आपका जो टेम्परेचर है वो क्या आपका, वो आपका चेंज हो रहा हो। सिंपल सी बात है। यानी जब तापमान में परिवर्तन आता है अभिक्रिया के दौरान, तो ऐसे में दर स्थिरांक बदलता है, और दर स्थिरांक बदलेगा तो अभिक्रिया की दर भी बदलती है। पहली चीज तो ठीक है। अब बात यह आती है कि दर स्थिरांक की तापमान पर निर्भरता बताता कौन है, तो ये हमें बताता है आर्यनीय समीकरण। आप जानते हो सभी लोग अच्छे तरीके से, हमारे पास आर्यनीय समीकरण होता है k = ae⁻ जिसमें बताया गया है क्लियरली कि जो तापमान पर निर्भरता दर पे कैसे निर्भर करती है ना। अब देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए, बहुत ही सिंपल सी बात है। तो अगर हम बोले दर स्थिरांक, तो दर स्थिरांक बेसिकली दर को प्रदर्शित करेगा, क्योंकि अगर सांद्रता निर्भर है और ऐसे में दर स्थिरांक अगर बदलेगा तो दर भी बदल जाएगी। यानी कि सिंपल सी बात है, यानी कि आपके पास जो दर होगी वो इस तापमान पर निर्भर करेगी। ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर अब बात होती है संगत सिद्धांत की। अब देखो संगत सिद्धांत कहाँ से बीच में आता है, आपको पता है अभिक्रिया होने वाली है। अब अभिक्रिया कैसे होती है, अभिक्रिया संगत सिद्धांत ये बोलता है कि पहले अभिकारक अणु के मध्य टक्कर होनी चाहिए। क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि कोई अभिकारक अणु एक तरफ खड़ा हुआ है, एक अभिकारक अणु दूसरी ओर है, अब वो अपनी जगह पर रुके हुए हैं, वहां पे अभिक्रिया हो जाए, ऐसा तो होने से उनको पास आके टक्कर करनी पड़ेगी, और जब वो टक्कर करेंगे तब जाके वो अपना उत्पाद P बनाएंगे, जो भी उत्पाद है वो बनेगा। यानी कि संगत सिद्धांत के अनुसार जब तक अभिकारक अणुओं के मध्य टक्कर नहीं होती तब तक अभिक्रिया नहीं होती है और तब तक उत्पाद नहीं बनता। अब ऐसे में भी ये भी जरूरी नहीं होता कि यार सारे के सारे अभिकारक अणु टक्कर करें और आपका उत्पाद बन जाए, ऐसा भी जरूरी नहीं है। ये भी जरूरी नहीं है कि सारे के सारे अभिकारक अणु टक्कर ही करें, हो सकता है कोई टक्कर ही ना करें, और टक्कर भी हो तो भी वो सही से टक्कर होनी चाहिए। मतलब ऐसे नहीं कि मतलब हल्की फुल्की टक्कर हुई और उत्पाद बन जाए, नहीं, कम से कम यार सक्रियण ऊर्जा तो चाहिए होगी ना। हमें बिना सक्रियण ऊर्जा तक की ऊर्जा के आपके अभिकारक अणु उत्पाद में बदलेंगे नहीं। यानी कि जो टक्कर होनी चाहिए वो भी होनी चाहिए प्रभावी टक्कर। तो संगत सिद्धांत ये कहता है कि जैसे कि आपको पता है जो दर होता है, यानी ओवरऑल जो हमारी दर निकल के आएगी जो कि आपकी k के बराबर ही रहेगी, वो दो चीज़ों पर निर्भर करती है। एक तो संगठनों की संख्या कि कितने संगठ होने वाले हैं, वो संख्या आपको एग्जैक्टली पता होनी चाहिए, और उसमें भी जो टक्कर करने वाले हैं वो प्रभावी कण होने चाहिए, उनकी संख्या कितनी है। यानी कि जैसे कि मैंने बोला सभी के सभी अणु अगर टकराएं रिएक्शन हो, ऐसा जरूरी नहीं है। टक्कर होना जरूरी है और एक प्रभावी टक्कर, दोनों में फर्क होता है। ठीक है। तो यानी कि हमारे पास ये दो बातें आती कहीं ना कहीं। नंबर एक चीज, टक्करों की संख्या जितनी ज्यादा होगी रिएक्शन उतनी ज्यादा हो, एक चीज तो ये। और दूसरे जो टकराने वाले जो अणु हैं अगर वो प्रभावी हैं
तभी अगर वो टकराए तो फायदा है, वरना फायदा नहीं रह पाता। तो आपके पास ओवरऑल जो वेग आएगा वो दो चीज़ों पर निर्भर करेगा, टक्करों की संख्या पे, प्रभावी अणु जो टकराने वाले हैं, जो एक्चुअल में टक्कर करे और कुछ फायदा भी निकले। मतलब अगर मान लो कोई अगर जैसा अक्रिय गैस है, अक्रिय गैस तो रिएक्शन ही नहीं करती, अगर वो टकराए भी ये भी तो कुछ होगा, कुछ भी नहीं होने वाला। तो प्रभावी अणु कौन से हैं एक्चुअल में वो, ठीक है, तो उनकी संख्या। तो इसको आप Z और F से प्रदर्शित कर दो। Z होता है मेरा क्या, संघट आवृत्ति या संघट कारक, यानी जो एक्चुअल में टक्करों की संख्या बता रहे कि कितनी एक्चुअल टक्करें हो पा रही है, इसके बारे में बताएगा। और F होता है आपके पास प्रभावी कणों की संख्या, और इसके लिए हमारे पास आता है ये स्थिरांक E इक्वल टू माइनस का E की पावर माइनस E अपॉन RT, F इक्वल टू E की पावर माइनस E अपॉन RT, इसका यूज किया है। तो जो आप यहाँ पे लिखते हो ये असल में क्या बताता है, ये बताता है प्रभावी कणों की संख्या को बताता है, जो एक्चुअल में टक्कर करने वाले, ओके, जो कि आर्यन समीकरण में जिसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद अगर देखा जाए तो फिर हमारे पास एक शब्द बाद में आता है, वो आपको होता है P। अब ये P कहाँ से आता है, देखो P असल में होता है आपका प्रायिकता कारक। अब देखो बहुत ही ध्यान से, मतलब यहाँ पे सारा गेम आपके पास आता है, कैसे कि आपको पता है, चलो भैया टक्कर भी हो रही है, ये भी अच्छी बात है, और जो भी अणु हैं वो एक्चुअल में इतने रिएक्टिव भी हैं कि वो रिएक्शन करने के लायक भी हैं, वो वाले आपके पास अणु भी आपको दिए हुए हैं। लेकिन अब इसके बाद देखा जाता है अभिविन्यास, क्योंकि अगर सही दिशा में टक्कर नहीं की जाए या सही तरीके से अगर वो नहीं टकराए तो भी रिएक्शन नहीं हो पाएगी। सिंपल सी बात है, केवल टकराना भी काफ़ी नहीं है, या केवल आपके पास ऊर्जा होना काफ़ी नहीं है, बल्कि आपको सही तरीके से टकराना भी पड़ेगा। अगर सही दिशा में, सही तरीके से, सही अभिविन्यास में नहीं टकराया जाएगा तो भी रिएक्शन नहीं हो पाती। यानी कि आपका जो वेग है वो आपके पास देखो इस पर निर्भर करेगा, Z पे निर्भर करेगा, और एक डिपेंड करेगा प्रायिकता पे या त्रिविम कारक पे, 3D जो आपका स्टेरिक फैक्टर होता है उस पर वो डिपेंड करता है कि आपका त्रिविम विन्यास किस प्रकार से होगा, वो निर्धारित करता है आपकी रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, और इसको आप त्रिविम कारक P बोलते हो, ठीक है। और इसकी जो सामान्य तो जो वैल्यू होती है ना वो 0 से लेकर 1 में होती है। अगर प्रायिकता की बात करें, आपको पता है प्रायिकता नॉर्मली मैक्सिमम 1 के अराउंड हम मानते हैं कि भाई मैक्सिमम 1 होती है, इस प्रकार से, राइट। तो ये एक चीज़ होती है जो आपको पता होनी चाहिए, यानी कि वेग 3 बातों पर निर्भर कर जाता है। नंबर 1 प्रभावी जो टक्करों की संख्या है तो उस पर भी, दूसरा जो अणु जो रिएक्शन करने वाले हैं उनकी एनर्जी सही है कि नहीं है, मतलब वो प्रभावी अणु हैं कि नहीं है, और तीसरी बात उनका अभिविन्यास, जो टकराने वाले उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी रखती है कि वो सही तरीके से टकराएंगे। तो 3 बातों पर निर्भरता देखने को मिलती है, ठीक है। अब देखिए, अब हमारे पास सारी नॉलेज है, अब हम एक बार ऑप्शंस देखते हैं, आपको ऑटोमेटिक आंसर पता चल जाएगा। देखिए कैसे, तो अगर इस नॉलेज के बेसिस पे देखा जाए तो देखो पहला हमें क्या बोल रहा है, पहला हमें ये बोल रहा है कि अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा प्रायिकता कारक के मान पर निर्भर नहीं करती। तो क्या ये ऑप्शन सही दिया हुआ है, कायदे से बिल्कुल सही दिया हुआ है, क्योंकि सक्रिय ऊर्जा की बात करें तो सक्रिय ऊर्जा कहाँ पर आती है, वो यहाँ पर आती है, इस पे फ्रीक्वेंसी फैक्टर इस पर आती है ना, प्रभावी कणों की संख्या पर वो असल में आती है, राइट, यहाँ पर F पे आती है। तो यहाँ पर देखो EA की वैल्यू यहाँ पर आती है, तो इसका प्रायिकता कारक से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि प्रायिकता कारक अभिविन्यास के बारे में बता रही है, सक्रिय ऊर्जा से इसका कोई लेना देना नहीं रहता है। यानी कि अगर देखा जाए तो पहला वाला कथन हमें बिल्कुल सही दिया हुआ है कि अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा जो थी वो प्रायिकता कारक पर निर्भर नहीं करी, कोई मतलब ही नहीं बन रहा, फॉर्मूले में भी नहीं आ रहा है ना। अच्छा, दूसरी बात क्या बोलेगी, आवृत्ति कारक का प्रायोगिक मान आर्यनीय समीकरण द्वारा प्राप्त मान से अधिक होता है। अब देखो आवृत्ति कारक क्या है हमारा, वो हो गया मेरा या फिर ए क्या है मेरा, आवृत्ति कारक होता है। अब देखो अगर मैं इस आर्यनीय समीकरण को और ये हमारे पास संगत सिद्धांत से जो समीकरण प्राप्त होता है, इन दोनों का कंपेयर किया जाए तो एक बात निकल के आती है, क्या आपको पता चलेगा कि ए जो है वह असल में P इंटू जेड के बराबर आएगा, है ना। अगर दोनों में कंपेयर किया जाए तो यहाँ से देखो ए की पावर माइनस ई अपन आर टी, और यहाँ पर है पी जेड ई की पावर माइनस ई अपन आर टी, यानी ए आपका पी जेड के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नॉर्मली अगर देखा जाए तो P की वैल्यू क्या होती है, 0 से 1 होती है। अगर हम बात करें सामान्यतः, अगर मैं सामान्यतः अगर बात करूं तो जो P की वैल्यू होती है वो कायदे से 0 से लेके 1 के बीच में होनी चाहिए, ओके, ये नॉर्मली। और मान लो इस पर आपको कोई वैल्यू A आपको मिल रहा है, A डैश मान लो यहाँ पे वैल्यू आती है, मैंने P की वैल्यू यहाँ रखी, Z तो फिक्स रहेगा, P की वैल्यू अगर 0 से 1 के बीच में रखी जाएगी तो A की मान लो वैल्यू मुझे A डैश मिल रही है, एक सपोज करते हैं, ठीक है। अच्छा, पर यहाँ पे क्वेश्चन में देखो P की वैल्यू क्या दी है 4.5, ये बोला कि इतनी निर्धारित की जा रही है, तो नॉर्मल से देखो बहुत ज़्यादा है, यानी अगर P की वैल्यू अगर मान लो मैं कह रहा हूँ 4.5 अगर है जैसे क्वेश्चन में दिए, तो मान लो यहाँ पे A डबल डैश आपके A की वैल्यू निकल के आई, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे कंपेयर करवाऊँ अगर आपसे कि भाई A डैश और A में ज़्यादा किसकी वैल्यू आने वाली है, तो आपको क्या लगता है किसकी ज़्यादा वैल्यू आएगी, कॉमन सेंस की बात है, P की वैल्यू अगर ज़्यादा हो गई तो A की वैल्यू भी ज़्यादा आएगी, यानी कि हम बहुत ही सिंपल कह सकते हैं A डबल डैश ज़्यादा होगा आपके A डैश से। यानी कि अगर देखा जाए इस स्थिति में जो प्रायिकता कारक की जो जो आपके आवर्ती कारक है, इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो काफ़ी ज़्यादा आनी चाहिए, नॉर्मल से ज़्यादा।
यानी कि अगर देखा जाए तो यहाँ पर देखो सेकंड समीकरण क्या लिखा है, सेकंड पॉइंट क्या लिख रहा है कि आवर्ती कारक का प्रायोगिक मान आरएनए समीकरण द्वारा प्राप्त मान से ज्यादा ही आएगा। क्योंकि आरएनए समीकरण के अनुसार अगर नॉर्मली अगर बात की जाए, अगर डायरेक्टली अगर आरएनए समीकरण का उपयोग करते हो तो यहाँ पर पी की वैल्यू ये वाली लेनी चाहिए थी, ओके, जो कि कम होती। लेकिन हमने जो प्रैक्टिकली देखा, जो प्रायोगिक जो मान बताया गया वो 4.5 निकल के आ रहा है ना। तो ऐसे में अगर देखा जाए, अगर 4.5 की वैल्यू अगर होगी तो ऐसे में ए की वैल्यू काफी ज्यादा हो जाएगी, यानी प्रायोगिक वैल्यू ज्यादा निकल के आएगी। तो ऐसे में देखा जाए तो बी भी बिल्कुल क्या आपका सही दिया हुआ है, ठीक है। 2 हमारे सही हो गए, तीसरा चौथा देखते हैं। तीसरा में क्या दिया है, तीसरा में ये दिया है कि क्योंकि पी की वैल्यू 4.5 है तो ऐसे में अभिक्रिया तब तक आगे नहीं बढ़ेगी जब तक कि एक प्रभावी उत्प्रेरक का उपयोग नहीं किया जाता। अब देखो उत्प्रेरक का कार्य क्या होता है, उत्प्रेरक का कार्य होता है अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा के मान में कमी करना, जैसे कि अभिक्रिया फास्ट हो जाए, जल्दी अभिक्रिया हो जाए, तरीके से अभिक्रिया हो जाए। लेकिन संगत सिद्धांत क्या बोल रहा है, संगत सिद्धांत ये बोल रहा है कि चलो ठीक है सक्रिय ऊर्जा वाली बात तुम्हारी सही है, लेकिन क्या एक्चुअल में क्या मुझे किसी उत्प्रेरक की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी पहले से मेरी इतनी ज्यादा हाई दे रखी है कि आपका अभिक्रिया होने ही वाली है ना, क्योंकि अभिविन्यास सही है, सक्रिय ऊर्जा तो टक्करों से मिल जाएगी, उसका इशू नहीं पड़ेगा। तो क्या मुझे एक्चुअल में उत्प्रेरक की जरूरत पड़ेगी अभिक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उत्प्रेरक की जरूरत तब पड़ती है जब आपका सही अभिविन्यास ना हो। क्योंकि उत्प्रेरक करता क्या है, उत्प्रेरक करता है कि अपनी सतह पर अभिकारक अणुओं को अधिशोषित करवाता है और उनके बीच में रिएक्शन करवाता है। अब अपने सतह पर जब अधिशोषण जब करवाएगा तो ऐसे में क्या होगा, विन्यास सही होता है, जिससे कि अभिक्रिया फास्ट हो जाती है ना। तो वही चीज है, लेकिन हमारे पास ऑलरेडी अभिविन्यास काफी ज्यादा सही है, जो जितने भी अणु टकरा रहे हैं वो सही विन्यास में टकरा रहे हैं, सही दिशा में टकरा रहे हैं। तो ऐसे में आपको उत्प्रेरक की जरूरत पड़ने नहीं वाली, ठीक है। तो यानी कि अगर देखा जाए तो ये तीसरा स्टेटमेंट मेरा यहाँ पे गलत बन जाता है, क्योंकि हमें उत्प्रेरक की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पी की वैल्यू पहले से काफी ज्यादा हाई है, अभिविन्यास पहले से ही बहुत सही चल रहा है, प्रोबेबिलिटी टकराने की पहले से ही बहुत अच्छी है, तो उत्प्रेरक की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, लास्ट क्या दिया, लास्ट हमें दिया है कि आरएनए समीकरण द्वारा प्राप्त आवृत्ति कारक का मान प्रायोगिक मान से अधिक प्राप्त होगा। तो ये वाली बात तो गलत है, ध्यान से देखो, दूसरा और चौथा जस्ट अपोजिट हो रहे हैं। हमने अभी बात की थी क्या कि आपके पास प्रायोगिक वैल्यू से जो ए की वैल्यू मिलेगी, आवर्ती कारक की वैल्यू मिलेगी, वो आपके अन्य समीकरण से ज्यादा मिलने वाली है। तो चौथा स्टेटमेंट तो मेरा पूरे तरीके से गलत हो जाता है। तो ये बेसिक हमारा क्वेश्चन, तो आप क्लियरली देख सकते हो ए और बी यानी इसका सही आंसर है और सी और डी इसका आंसर गलत है। लेकिन ये आंसर कब कर पाए, जब आपको पूरा पर ये पूरे कॉन्सेप्ट की नॉलेज होगी कि वेग नियम, दर स्थिरांक की ताप पर निर्भरता, यानी आरएनए समीकरण और संगत सिद्धांत में आरएनए समीकरण का रोल कहां से आता है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को पूरे तरीके से सॉल्व कर पाते हो। ओके, तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही, इस सेशन में इतना ही। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। एंड बच्चों एक छोटी सी अनाउंसमेंट आपके लिए और भी है कि हमारे पास रैंक प्लस पर 2025 और 2026 के कोर्स आ चुके हैं। आप चाहो तो रैंक प्लस की वेबसाइट पे रैंक प्लस की ऐप को डाउनलोड करके चेक कर सकते हो, जो कि आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। केवल सर्च करना रैंक प्लस जेई, अगर आप जेई के स्टूडेंट हो, अगर आप नीट के भी हो तो रैंक प्लस नीट आप सर्च कर सकते हो, आपको रैंक प्लस का ऐप आ जाएगा। अब 2025 और 2026 जेई के और नीट दोनों के कोर्सेज स्टार्ट हो चुके हैं, दोनों के कोर्स आप देख सकते हो। और हिंदी मीडियम के हो तो कोर्स आपको मिलेंगे हिंदी मीडियम में, और अगर इंग्लिश मीडियम के हो तो कोर्स आपको मिलेंगे इंग्लिश मीडियम के अंदर। तो अपने लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जो है आपको कोर्स मिल जाएंगे, और कोर्स के अंदर आपको सारी की सारी चीजें मिलने वाली होंगी। अगर आप जेई के बच्चे हो तो पढ़ाई होगी जेई एडवांस तक के लेवल तक, और अगर नीट के बच्चे हो तो नीट तक की पूरी पढ़ाई आपको कराई जाएगी। ओके, तो बच्चों इस सेशन में इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।